अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज हम डिस्कस करते हैं सानिया मॉडल टाउन पर। 17 जुलाई 2014 वो तारीख़ थी जब ये वाक़या पेश आया। लाहौर का इलाका है मॉडल टाउन, उसका थाना है फैसल टाउन। तकरीबन 10 थानों की पुलिस ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के इदारे मिनहाजुल कुरान सेक्रेटरीट और उनकी जो सियासी जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरीट पर रात को 2 बजे धावा बोला और ये ऑपरेशन सुबह तकरीबन दिन को 2 बजे तक जारी रहा। और इस दौरान 14 अफराद शहीद हो गए, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं, और 100 अफराद को स्ट्रेट सीधी सीधी गोलियां मारी गईं। ये दौर हुकूमत था मुस्लिम लीग नून का। वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब थे और पंजाब के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ थे। आज हमने डिस्कस करना है कि इसकी वजूहात क्या थीं, ये वाक़यात किस तरह से पेश आए, इसका पस मंज़र क्या है, और क्या उन 14 अफराद जो शहीद हुए थे उनको कोई इंसाफ मिला। क्योंकि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक मुल्क कहलाता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और यहाँ पर तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत रही। तो 2014 से आज 2023 हो गया, तो इन 9 सालों के दरमियान क्या क्या कुछ वाक़यात हुए, उनका एक ब्रीफली सा हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका पस मंज़र क्या था। पस मंज़र ये था कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी उस वक्त एक नई सियासी क़ुव्वत और भरपूर एनर्जेटिक अंदाज़ में वो सामने आ रहे थे। उन्होंने अपनी जमात, बल्कि तमाम जमातों जो उनके मुख्तलिफ विंग्स थे, उनमें मिनहाजुल कुरान था, वेमन लीग थी, उनमें यूथ विंग था, उसमें ट्रेडर्स विंग, दूसरे बहुत सारे विंग थे, पाकिस्तान अवामी तहरीक थी, और उनकी और जो भी बॉडीज़ थी, उन सब को तकरीबन 10 साल तक 9 साल तक भरपूर तरबियत की थी। उनका ख़्याल ये था कि वो अवामी सतह पर एक बहुत बड़ा इनकलाब ला सकते हैं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायद हैं इमरान खान साहब, वो भी कोशिशें कर रहे थे। उनका भी कहना ये था कि अगर अवामी सतह पर स्टेटस को से जान छुड़ाई जा सकती है। ये स्टेटस को की जमातें, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें हैं, अगर कुछ अवामी सतह पर बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल हो जाए तो इसको ख़त्म किया जा सकता है, इनका स्टेटस को तोड़ा जा सकता है। इस हवाले से डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब पहले भी धरना दे चुके थे, लेकिन वो इंतहाई मौसर साबित नहीं हो सके थे। अलबत्ता उन्होंने एक इर्ताश सियासत में लाजमी पैदा कर दिया था। डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस पस मंज़र में उन्होंने ऐलान किया था कि वो 23 जून 2014 को कनाडा से पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, और यहाँ पर इरादा उनका ये था कि वो जो अपोजिशन जमातें हैं उनका एक पॉलिटिकल अलाइंस बनाना चाहते थे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी को इस पॉलिटिकल अलाइंस का पहले भी तजर्बा था। वो पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद बना चुके थे, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, जिसमें नवाबजादा नसरुल्लाह की जमहूरी अवामी पार्टी भी इसमें शामिल थी, और उसके जो पहले सदर मुंतखब हुए थे वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी मुंतखब हुए थे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की क़यादत में नवाबजादा नसरुल्लाह, बेनज़ीर भुट्टो ने एक सियासी जिद्दोजहद की थी। तो शरीफ फैमिली, जिसके बारे में किसी जज ने, एक मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक लफ्ज़ अदा किया था कि ये सिसिलियन माफिया है और उनकी तरह बिहेव करते हैं, वो इस सियासी पस मंज़र पर बिल्कुल छाए हुए थे, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई तीसरी क़ुव्वत दरमियान में आए और उनकी जो मोरूसी एक सियासत चली आ रही है और क़यादत और बादशाहत है उसको चैलेंज किया जा सके। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से उनका ख्याल ये था कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी वाकई उनको सियासी तौर पर पॉलिटिकल चैलेंज कर सकते हैं, और अगर इमरान खान के साथ दोनों मिल जाएं तो उनके लिए बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं। इसी वजह से जब 23 जून को उनकी आमद का ऐलान था तो एक मीटिंग हुई और उसमें हुक्म दिया गया कि इन लोगों को कुचल दिया जाए, इनको गिरफ्तार करो और इनको निशान इबरत बना दो, ताकि ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी का इस्तकबाल ही 23 जून को ना कर सकें। ये मीटिंग कैसे हुई है बाद में बताता हूँ, ये जस्टिस बाकिर नजफी रिपोर्ट में इसका जिक्र है। और उस वक्त जनाब जो फौरी तौर पर बहाना बनाया गया वो ये था कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है, इंक्रोचमेंट करनी है। और मॉडल टाउन में जहाँ पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जमातों के सेक्रेटरीट वाक़ हैं, वहाँ पर एक कॉलेज ऑफ शरिया भी वाक़ है और एक यूनिवर्सिटी भी बाकायदा मौजूद है।
तो उसमें सिक्योरिटी की बुनियादों पर कुछ बैरियर्स लगाए गए थे। इन बैरियर्स का पस मंज़र भी ये है कि डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने एक फतवा दिया था तालिबान के ख़िलाफ़ और जो फसाद के ख़िलाफ़, एक बहुत बड़ा फतवा जिसकी पूरी दुनिया में ज़बरदस्त पजीराई हुई, और उसके मुकाबले में ताहिर अल कादरी साहब को मुसलसल जो है धमकियाँ मिल रही थी। इस पर लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक थाना फैसल टाउन ने आकर बैरियर्स लगाए थे। अब जब ये पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की मुशावरत से एक मीटिंग की कि इनको क्रश करना है, दबाना है और पॉलिटिकली इनको निशान इबरत बनाना है, तो उस पर पुलिस चढ़ दौड़ी। देखिए, पुलिस ने जो टाइम मुंतखब किया वो रात को 2 बजे का था। ये तकरीबन 12 घंटे ऑपरेशन रहा। रात को 2 बजे आने वाली पुलिस तकरीबन दिन को 1:30 बजे, तकरीबन 11.5 घंटे बाद ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ और इन्होंने आकर कहा कि हमने बैरियर्स हटाने हैं। अब जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग थे उन्होंने मुशावरत की और उन्होंने कहा कि ये जो बैरियर्स लगे हुए हैं ये दर हकीकत लाहौर हाई कोर्ट की बाकायदा हुक्म के मुताबिक लगे हुए हैं और उस पर हमारे पास बाकायदा हिदायतनामे, इजाज़तनामे सारे मौजूद हैं। लेकिन मकसद चूँकि इनको दबाना था, क्रश करना था, इनका नामो निशान मिटाना था, पुलिस किसी तौर पर भी एग्री ना हुए। दूसरी बात यह है कि जो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, तजावज़ात के ख़िलाफ़ जब पुलिस एहलकार आया करते हैं तो वो हज़ारों की तादाद में नहीं आती। ये 14 थानों की पुलिस थी जो वहाँ पर आई और उसने ऑपरेशन शुरू किया। वाक़यात कुछ इस तरह के हैं कि टोटल 4 हमले किए गए। पहले हमले में आंसू गैस फेंके गए, दूसरे हमले में लाठी चार्ज किया गया, तीसरे हमले में जनाब जहरीली गैस फेंकी गई और चौथे हमले में जो तकरीबन सुबह 11 बजे हुआ उसमें आकर स्ट्रेट फायरिंग की गई और 14 लोग उसमें शहीद हो गए और जो 100 के करीब थे जो ज़ख्मी थे। अच्छा, अब ये वाक़या रात को 2 बजे शुरू हुआ और दिन तकरीबन 10:30 बजे तक निगोशिएशन भी होती रही, इस पर बातचीत भी होती रही और कुछ उस वक्त नया टेलीविज़न चैनल्स थे, उस वक्त इस तरह की उन्हें जनाब कैद नहीं थी जिस तरह आजकल बैन है। उस वक्त टीवी चैनल लाइव कवरेज किया करते थे, तो पाकिस्तान में मौजूद तमाम टीवी चैनल्स ने लाइव कवरेज दी और पूरी दुनिया को दिखाया। बाद में पंजाब हुकूमत ने कहा जी उनकी तरफ से हमला किया गया है मिनहाजुल कुरान की तरफ से, और एक कोशिश भी की गई क्या कि एक असला बरामद किया जाए कि यहाँ तो असले के अंबार हैं। इस हवाले से बाद की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उन्होंने एक 54 की तादाद में कुछ राइफल्स खरीदी और उसको एक फैक्ट्री को दिया कि इसको क्लाशनकोफ में तब्दील कर दो ताकि फिर बाद में सर्च ऑपरेशन करके वहाँ से असला निकाला जा सके। ये ऐसे ही है जैसे ज़मान पार्क से इमरान खान की रिहाइशगाह से असला बरामद किया गया था। लेकिन टीवी चैनल्स कवर कर रहे थे, उन्होंने देखा कि 1-2 नहीं हज़ारों पुलिस वाले हैं जो डंडे बरसा रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, मार रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं और इवन स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चंद लोग हैं जिसमें औरतें, बूढ़े, वो अपनी मज़ाहिमत कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि अंदर लोग ना आए। लेकिन जब पुलिस गई तो उन्होंने ना सिर्फ सीधी फायरिंग की बल्कि तंजीला अमजद नामी एक खातून के जो उस वक्त शायद हामला थी उनके मुंह में आकर, जबड़ों में आकर राइफल की गोली रखकर फिर गोली मारी गई। मतलब जो बर्बरियत हो सकती थी, जो रियासती दहशतगर्दी हो सकती थी, उसकी बदतरीन मिसाल पेश की गई। एक हवाला और भी दूंगा कि जिस तरीके से सानिया करबला था उसमें जैसे लाशें गिरती रही, यहाँ भी यही सूरत हाल थी कि लोग ज़ख्मी होते रहे, उनको वापस ले जाया जाता रहा, बाहर से उनका तकरीबन उनका मुहासरा किया जा चुका था। लेकिन बहरहाल 11 बजे मुतलका अथॉरिटी जो भी थी उसके बारे में मैं अभी आगे बताता हूँ, उन्होंने हुक्म दिया कि इनको फायरिंग करके इनको ख़त्म कर दिया जाए। और फिर ये तकरीबन आधे पौने घंटे या घंटे का ये प्रोसेस था, चुन कर मारा गया। तकरीबन 125 लोगों को बाकायदा गोलियां मारी गईं, 14 मौके पर शहीद हो गए, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए और उन ज़ख्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस मौके पर डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब तो यहाँ मौजूद नहीं थे। अगर ये वाक़या किसी और अगर टीवी चैनल्स ना होते और एक कैमरे ना होते तो शायद वही हुकूमती घड़ी घड़ाई कहानी होती कि वहाँ पर हम गए, लोगों ने हमला किया और उनकी अपनी फायरिंग से ये लोग मारे गए। लेकिन इतनी सॉलिड एविडेंसेस थी कि उस पर इनकार नहीं किया जा सकता था। बहरहाल इस पर पाकिस्तान भर में और पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत का सिलसिला शुरू हुआ और पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से जवाद हामिद ने एक दरख्वास्त भी दी
कि मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन मिनहाजुल कुरान सेक्रेटरीट की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया और मिनहाजुल कुरान के ही 93 लोगों को उसमें नामजद किया गया और कहा गया कि इन्होंने उल्टा पुलिस पर हमला किया। एक इसमें एक और भी किरदार था जिसे जनाब कहते हैं जी गुल्लू भट्ट को भी देखा गया कि उन पुलिस वालों के दरमियान मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी मौजूद थे और उन्होंने आकर खूब जनाब गाड़ियों की तोड़ फोड़ की, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और फिर पुलिस से आकर बाकायदा मोर के स्टाइल में जनाब दाद भी हासिल की। तो ना सिर्फ पुलिस में उसमें मौजूद थी बल्कि इनके निजी मलेशिया के और निजी इनकी जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके लोग भी शामिल थे, जिन्होंने आकर सिर्फ और सिर्फ मकसद उनका डॉक्टर ताहिरुल कादरी को निशाने इबरत बनाना था। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब उस वक्त मौजूद नहीं थे, वरना उन्हीं के खिलाफ डायरेक्ट ये मुकदमा दर्ज होता और उन्हीं को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। बहरहाल जब उल्टा पुलिस ने जनाब मुकदमा दर्ज कर दिया मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों के खिलाफ, तो एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। ये वाहिद वाक़या है कि जिसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी को सिर्फ एक FIR दर्ज कराने के लिए कई महीने का धरना देना पड़ा और बाकायदा उस धरने के बाद आर्मी चीफ की मुदाखलत पर वो FIR दर्ज हुई। लेकिन आगे क्या हुआ? उस वक्त के जनाब वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हालात से निकलने के लिए उन्होंने कहा जी हम एक रुकनी कमीशन बना देते हैं और उस वक्त के जस्टिस बाकिर नजफ़ी पर मुश्तमिल ये एक रुकनी कमीशन बनाया गया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का उस वक्त मुतालबा ये था कि इनकी हुकूमत है, इनकी रिजीम है, ये इस वक्त बादशाह हैं, ये होते हुए अपने खिलाफ इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं। उनका मुतालबा था कि इनको सैक किया जाए, इनको हटाया जाए ओहदों से और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक गैर जानिबदार JIT बनाई जाए। लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की इस बात पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। एक अपने ही चंद लोगों पर मुश्तमिल एक JIT बनाई गई और उस JIT ने फाइंडिंग्स क्या दी? फाइंडिंग्स ये थी कि पहले उन्होंने 20 लोगों को नामजद किया कि ये लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, फिर बाद में उन्होंने 15 कर दिए कि ये 15 लोग इस पे मुलव्वस हैं और बाद में हुकूमत ने जनाब एक और बहुत बड़ी चाल चली। वो क्या थी कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि रात को ये 2 बजे का ये हुआ होगा, लेकिन मुझे तो सुबह 9:30 बजे इस बात का पता चला और जब मुझे पता चला कि वहाँ पर इस किस्म का ऑपरेशन हो रहा है और लोग ज़ख्मी हो रहे हैं तो मैंने उन्हें कहा जी ऑपरेशन ख़त्म कर दें। अब आप ख़ुद बताएं कि क्या शहबाज शरीफ का कहा हुआ पुलिस हुक्म नहीं मानती थी कि आपसे कहा जा रहा है कि आप वापस आ जाएँ और ना आए? और तीसरी बात मैं आपसे कहूँगा कि गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज़ ने कहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की मर्ज़ी के बग़ैर शहबाज शरीफ साहब एक कदम भी नहीं उठाते। तो ये जो 14 लोगों को हलाक किया गया, शहीद किया गया, क्या ये मियाँ नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी के बग़ैर था? इसकी बाद में बहुत सारी कॉल्स मिली, ऑडियो कॉल्स मिली, टेलीफोन कॉल्स का सारा रिकॉर्ड मिला जिसमें पता चला कि इसका जो हुक्म दिया गया है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से राना सनाउल्लाह जो उस वक्त वज़ीर कानून थे, सूबाई वज़ीर कानून थे, उनको कहा गया। डॉक्टर तौकीर शाह थे, वो सेक्रेटरी थे जनाब उस वक्त के वज़ीर आला के, उनको कहा गया। मुश्ताक सुखेरा थे जो उस वक्त के IG थे, उनके ज़िम्मे ये लगाया गया। अली सुलेमान थे जो उस वक्त SB थे, उनके ज़िम्मे, राना अब्दुल जब्बार साहब थे, उनके ज़िम्मे लगाया गया। आमिर सलीम SHO थे और 1000 से ज़ायद लोगों की ये बाकायदा नफरी भेजी गई ताकि इन लोगों को क्रश कर दिया जाए। बहरहाल कई महीनों के एहतजाज और धरने के बाद मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन उस पर आगे प्रोसिक्यूशन कैसे होती, आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती, ये एक बहुत बड़ा मसला था। दूसरी तरफ हुकूमत ने जो JIT जो एक कमीशन बनाया था, एक रुकनी कमीशन, जस्टिस बाकिर नजफ़ी पर मुश्तमिल कमीशन बनाया था, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का ख्याल था कि शायद वो जानिबदार ही रहेगा और वो गैर जानिबदार नहीं हो सकता। मुझे याद है कि उन्होंने एक खिताब किया था और जस्टिस बाकिर नजफ़ी साहब से कहा था कि आपका नाम कितना आला है, आप इमाम हुसैन की औलाद में से हैं और औलादों में से ही उनका आपका नाम है, तो आप ये बताएं कि अपने नाना को, अपने दादा को क्या मुंह दिखाएंगे, इसकी सही इन्वेस्टिगेशन करें, इसकी दुरुस्त तौर पर इसकी फाइंडिंग्स लाएं और गैर मुतवक्के तौर पर
जब जस्टिस बाकिर नजफी कमीशन रिपोर्ट सामने आई तो वो एक तहलका खेज थी जिसको पंजाब हुकूमत ने बाकायदा छुपा लिया। 3 साल बाद यानी 2017 में जब ये सामने रिपोर्ट आई तो इसमें क्लियर कह दिया गया था कि ये, उसमें लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए गए कि ये तमाम का तमाम जो मंसूबा था वो डिज़ाइन और जो प्लान किया गया उसके 3 लोग जिम्मेदार थे। पहला जो जिम्मेदार उन्होंने करार दिया वो शहबाज शरीफ साहब को कहा कि उनकी मर्जी के बगैर ऐसा नामुमकिन है, मुमकिन भी नहीं है। और नंबर 2 ने डायरेक्ट हिदायत दी। और दूसरा, इसको जो अमली जामा पहनाने वाले थे वो राना सनाउल्लाह साहब थे। और तीसरा, पुलिस के आला अफसर थे जिन्होंने हुकूमत के हुक्मनामे पर अमल करते हुए बाकायदा 14 लोगों को शहीद कर दिया। ये गैर मुतवक्की रिपोर्ट थी कि ये क्या हुआ। इसे समझिए कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के लिए और पाकिस्तान अवामी तहरीक वालों के लिए एक गैबी मदद थी, लेकिन उस पर भी रोड़े अटकाए गए और उसको भी दबा दिया गया। मियां शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आला पंजाब के उस वक्त के, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे रत्ती बराबर भी ये कमीशन अगर जिम्मेदार ठहराएगा तो मैं 1 मिनट से पहले ओहदा छोड़ दूंगा और मैं सर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँगा। लेकिन आज 9 साल बाद वो वज़ीर आला आज वज़ीर आज़म बने बैठे हैं, लेकिन उन 14 लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। अब मुख्तसर मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस हवाले से 2 और काम हुए। एक तो हुकूमत ने JIT बनाई और उसने भी फाइंडिंग्स दी। उसने जो फाइंडिंग्स दी उसने चंद लोगों को, पुलिस एहलकारों को जिम्मेदार करार दिया और बाकी सबको बरी कर दिया। जिन लोगों को जिम्मेदार करार दिया गया, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने, शरीफ फैमिली ने उनको बड़ी रकूम देकर, करोड़ों रुपए देकर उनको बिरून मुल्क फरार करा दिया और बाकायदा वहाँ पर उनको सेट करवा दिया, उनके कारोबार करवा दिए कि आप वापस नहीं आएंगे। और जो बाकी लोग थे उनको बरी करा दिए, बरी करार दे दिया गया। अच्छा, जैसे मैं अर्ज कर चुका कि शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये था कि मैंने तो कहा था कि आप विथड्रॉ कर लो, आ जाओ, ये पुलिस वाले नहीं आए, पुलिस वाले जिम्मेदार हैं। जो उस वक्त के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब थे, उनका कहना यह था कि मैंने उनको गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया। दर हकीकत वो वहाँ गए, उनकी आपस में मुज़ाहिमत हुई और पुलिस ने अज खुद गोली चलाई। हालांकि ये 12 घंटे पर मुश्तमिल ऑपरेशन था और गोली सुबह 10:30-11 बजे के बाद चलाई गई। उससे पहले सारी कन्वर्सेशन होती रही। जो हुकूमती JIT बनी थी उस पर कुछ नहीं हो सका। इस पर FIR इंदराज के बाद इस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए लाहौर हाई कोर्ट में गए। वहाँ से जनाब कोई जवाब जब नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में लोग गए। यानी 12 दहशतगर्दी की अदालतों में, सिविल अदालतों में, लाहौर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल तौर पर पैरवी की जाती रही कि शायद कहीं से इंसाफ मिल जाए। यहाँ तक कि वो जो बच्ची थी तंजीला अमजद, उसकी बेटी बिस्मा अमजद बहुत छोटी थी, वो खुद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार के सामने पेश हुई और उन्हें बताया कि मेरी माँ को इस तरह कत्ल किया गया है, 14 लोग शहीद किए गए हैं, उसका कौन जवाब देगा। डॉक्टर जस्टिस साकिब निसार ने उस वक्त कहा कि बेटा आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, अब आपके इस सारी सूरत हाल को मैं देखूंगा। उन्होंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से भी कहा कि अब आप एहतजाज बंद कर दें और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया। हुक्म क्या दिया कि एक JIT बनाई जाए और गैर जानिबदार JIT बनाई जाए। उसमें पंजाब पुलिस के अफसर ना हो बल्कि दीगर जो सूबे हैं वहाँ से अफसरों को ले जाया जाए। ये दूसरी JIT थी। इस JIT ने काम शुरू किया। 287 अफराद के बयानात कलमबंद किए गए। उनमें मियां नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ के, राना सनाउल्लाह के, IG मुश्ताक सुखेरा साहब के, तमाम पुलिस वालों के, इधर से मिनहाजुल कुरान के तमाम जिम्मेदारों के जो लोग थे, जो ऐनी गवाह थे, ज़ख्मी थे, सबके उनके जनाब तमाम के तमाम बयानात कलमबंद और ज़बरदस्त किस्म के एविडेंसेस दिए जिसमें तमाम फ़ोन कॉल होती रही, कहाँ कहाँ से उन्हें हिदायत मिलती रही और किस वक्त किन्होंने गोली चलाई। ये सारे जब एविडेंसेस कंप्लीट हो गए तो शरीफ फैमिली को अंदाज़ा हो गया कि इसमें अब फंसना बन गया है और इसमें बचना बहुत मुश्किल है। एक सिपाही की हाई कोर्ट में रिट दायर की गई कि पहले चूंकि एक JIT बन चुकी है लिहाजा दूसरी JIT नहीं बन सकती, और लाहौर हाई कोर्ट ने उस कांस्टेबल की रिट पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ स्टे दे दिया। यानी JIT बनी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के खिलाफ स्टे। ये पूरी दुनिया में एक वाहिद नज़ीर है, प्रेसिडेंट है
कि आला अदालत के हुक्म को छोटी अदालत, उससे जो कम निस्बतन कम दर्जे की अदालत है, वो उसको वीटो कर रही है और उस पर उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया कि अब आप मज़ीद इस पर इंक्वायरी कार्रवाई नहीं कर सकते। इस वाक़या को 9 साल हो चुके हैं और उन 14 जो शोहदा हैं उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इस हवाले से डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब पर इल्ज़ामात आयद किए गए कि उन्होंने शायद पैसे ले लिए, ये ले लिया, वो ले लिया, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो बिल्कुल गलत इल्ज़ामात थे। और आजकल जब पीटीआई पर इस किस्म का क्रैकडाउन हुआ तो आपने देखा कि लोग एक हफ्ते बाद ही भाग गए। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन को, उन 14 शोहदा को, कि हुकूमत ने उनको करोड़ों रुपए की लालच दी, अरबों रुपए की लालच दी कि हम आपको अरबों रुपए देते हैं, आप इस डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से दस्तबरदार हो जाए और कहें और आप हमें माफ़ीनामा लिख दें, माफ़ कर दें, या कोई और सूरत बनाई जाए। लेकिन इन 9 सालों में मिनहाजुल कुरान का एक भी बंदा बिक नहीं सका। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने भी वफ़ा की एक शोहदा का फ़ंड कायम किया, उनके बच्चों की कफ़ालत, उनके बच्चों की तालीम और उसका बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि सानिया मॉडल टाउन ये सिर्फ़ शरीफ फैमिली के चेहरे पर ही बदनुमा दाग नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के चेहरे पर भी एक बदनुमा दाग है। हम कहने को कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, जमहूरी मुल्क हैं, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, हमारा आइन हमारे शोहदा को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। देखिए, अगर 9 मई के वाक़या के 24 करोड़ आवाम में से 15,000 लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है और आइडेंटिफाई किया जा सकता है जियो फेंसिंग में, फ़लाँ में, फ़लाँ में, फ़लाँ में, और उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो सानिया मॉडल टाउन में जहाँ 14 शोहदा हैं, 100 ज़ख्मी हैं, उनके ज़िम्मेदारों को क्यों नहीं पकड़ा जा सकता, क्यों गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता? वजह यह है कि हमारे यहाँ गरीब के लिए आम एक अलहदा कानून है और जो हमारी जो इलीट क्लास है, हुक्मरान क्लास है, उनके लिए अलग कानून है। और हमारे हुक्मरानों को, इस बादशाहत को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब पहले वो शख्स थे जिन्होंने इस शरीफ फैमिली की बादशाहत को चैलेंज किया। लेकिन अगरचे अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वक्त तब्दील हो रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा, लाजमी आएगा, जब इन शोहदा को उनको इंसाफ मिलेगा, उनकी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, उनके बच्चों को इंसाफ मिलेगा, और जो जालिम हैं, जिन्होंने जुल्म किया है, वो अपने कैफरे किरदार को पहुँचेंगे। सामीन, ये मेरी गुजारिशात थी और सानिया मॉडल टाउन के हवाले से कुछ हक़ाइक़ थे जो मैंने कई घंटों की और बहुत सारे ज़राए से उनकी मालूमात हासिल करके इसको आपके सामने लाया। इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।